हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था लेसन फर्स्ट। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम इसके बारे में हमारा कंप्लीट हो गया था। 5 क्लास से पहले मैंने यूट्यूब पर डाल दिए। अब हम आज जो क्लास है वो रिवीजन के रूप में लेंगे और क्लास हमारी हो जाएगी 6 क्लास है। इसमें हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और पदार्थ में भी कोई चेंज नहीं होता है, जैसे हम बात करें भौतिक परिवर्तन। जैसे हम बात करते हैं जल का फॉर्मूला होता है H2। तो हमने देखा जल है वो आइस के रूप में होता है, बर्फ के रूप में होता है। बर्फ और कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था। तो यहाँ हम देखते हैं बर्फ, इसमें भी क्या है? जल है। इसका भी फॉर्मूला क्या है? H2 है। अब हमने इसको क्या किया? थोड़ा सा गर्म किया। गर्म। जैसे हम आइस को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में ये किसमें चेंज होता है? द्रव अवस्था। इसे हम बोलते हैं, ये भी जल है और इसका भी फॉर्मूला क्या है? फिर इसको हम क्या करते हैं? और गर्म करते हैं। गर्म, तो ये बना देगा वाष्प। तो यहाँ पर अवस्था हुई गैस, यहाँ पर भी क्या है? जल, और इसका भी फॉर्मूला क्या है? तो इधर देखो इसमें कि यहाँ पर अवस्था चेंज हो रही है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, मगर पदार्थ वही जल है। इधर भी जल है, इधर भी जल है। तो हम कहते हैं अवस्था में तो परिवर्तन होता है, रंग रूप आकार इनमें तो परिवर्तन होता है, परंतु पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? अगर इसको वापस हम यहाँ से गैस को ठंडा करें तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? द्रव अवस्था। फिर उसको और ठंडा करेंगे तो कौन सी अवस्था आ जाएगी? ठोस अवस्था। तो इसे हम कहते हैं उत्क्रमण। यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण करने की क्रिया को उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से गुण है भौतिक परिवर्तन के। पहले हम बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तीसरा अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमण मतलब दोनों दिशाओं में चलती है, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण। इसके बाद हम बात करें चौथा, और ये अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन कि हमने देखा अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से वापस क्या बन गया? विकारक। जैसे बर्फ से क्या बन गया था? वाष्प, और वाष्प को वापस ठंडा करने पर वापस हम क्या बना सकते हैं? आइस या बर्फ बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन के। अब बात करते हैं इसके उदाहरण। जैसे हम बात करें बर्फ का पिघलना, बर्फ का
पिघलना। पहली बात करें सोने का पिघलना। थर्ड बात करें कांच का टूटना, कागज का कागज को मोड़ना या फाड़ना। ये सब किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक तो नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण जो मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। फिर हम बात करें ये परिवर्तन स्थायी होता है। ये है परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी का मतलब है अभिकारक से तो उत्पाद बन गया मगर उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनेगा। तीसरा ये परिवर्तन स्थायी हो गया, नया पदार्थ का निर्माण हो गया और अवस्था में परिवर्तन होता है। और चौथी बात करें ये परिवर्तन अनुत्क्रमण होता है। अनुत्क्रमण का मतलब है अभिकारक से उत्पाद तो बन गया मगर उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं होता है। तो बहुत रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता ही है, उसके साथ साथ रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है जो मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके उदाहरण की बात करें, किसी भी चीज को जलाएंगे तो रासायनिक परिवर्तन आए। जैसे हम बात करते हैं कोयले का जलना, सेकंड बात करें दूध से दही बनना, फिर बात करें लोहे के जंगल पर ये सब किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और उसमें आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन परिभाषा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जिससे हमने संयोजन वियोजन ये सब पढ़े, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके बाद आपके आता है इसमें रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को उनके परमाणु, अणु व सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है,
तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके परमाणु अणु और सूत्रों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण इसमें क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों में लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ देखो शब्दों में लिखा, यहाँ भी शब्दों में लिखा, और इससे क्या बन जाता है जल। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है, और ये तीर का निशान अभिक्रिया है, ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो शब्दों में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। दूसरा होता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, अब इसको मैं लिखूं हाइड्रोजन गैस है तो H2, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है तो O2, ये भी गैस है, और यहाँ पर ये क्या बन गया जल H2, ये क्या है लिक्विड। तो यहाँ हमने देखो इनको हमने सूत्रों का या अणु या परमाणु के रूप में व्यक्त किया, तो ये क्या कहलाता है कंकाली समीकरण। और तीसरा है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, अब ये इसको हम कंकाली समीकरण को संतुलित कर देंगे, तो ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इक्वल है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 1, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ कितने लगाते हैं 2। जैसे हमने यहाँ 2 लगाए तो ये 2 इससे 2 गुना हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ कितने लगा देंगे 2। ये हो गई संतुलित समीकरण। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसमें देखेंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमने एक नियम यहाँ पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, न तो किसी परमाणु के द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो जैसे हम बात करते हैं CaCO3, और यहाँ से पहले हमने CaO प्लस CO। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 6 नंबर का आता है 12, और ऑक्सीजन के 3 कितने आता है 16। तो ये हो गए 40 और 12 52 प्लस 48, तो कितना ग्राम हो गया 100 ग्राम। यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम 40, ऑक्सीजन कितना है 16, या कार्बन है 16, कार्बन 16 12 प्लस ऑक्सीजन 2 गुणा 16, तो ये हो गए 56, और यहाँ पर हो गया 32 और 44, कितना हो गया 100 ग्राम। तो देखो इधर जितना हमने अभिकारक लिया था उतना ही उत्पाद लेना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अति आवश्यक है। ओके, कौन से नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अब हम बात करते हैं आगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए जो आपके बुक में एक मेथड दे रखी है, वो कौन सी मेथड है, वो है हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी मेथड है, हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड या विधि, तो आपसे पूछ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन क्योंकि छोटा आता है, तो उसमें पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कौन सी विधि है, हीट एंड ट्रायल। इसकी 8 स्टेप है, उस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक, हमारे चैप्टर में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में मैंने पढ़ा के लिए है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया,
फिर फिफ्थ है अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर सिक्स है ऑक्सीकरण या जिसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, फिर है अपचयन अभिक्रिया, और उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद हम करते हैं इसमें अवक्षेपण उष्माशेषी अभिक्रिया, और फिर है उष्मा शोषी। यह अभिक्रिया में इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। ये जो अभिक्रिया हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है तो देखो इसमें फर्स्ट हो गई संयोजन अभिक्रिया, सेकंड हो गई वियोजन अभिक्रिया, थर्ड हो गई विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर होगी अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण या उसे अपचयन कहते हैं, फिर अपचयन अभिक्रिया, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर उष्माशेषी अभिक्रिया और फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया। हमने इसको विस्तृत रूप से पढ़ लिया था, अब हम इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन को हम कहते हैं योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कोयले का दहन C+O2 CO2। सेकेंड हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का दहन Mg+O2 MgO। इसको संतुलित करते हैं, यहाँ दो लगा देते हैं, यहाँ दो लगा देते हैं। फिर हमने पढ़ा था जल का निर्माण H2+O2, ये हो गया था H2, इसको संतुलित कर लेंगे। फिर हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ H2, तो इससे बन जाएगा CaOH2। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। ये चारों एग्जाम्पल हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर आपको ये दो नजर आ रहे हैं, ये क्या है अभिकारक, और यहाँ देखो एक नजर आ रहा है, ये क्या है उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमने इसके अंदर एक प्रयोग किया था और प्रयोग में हमने देखा था कि हमने कांच का बीकर लिया, इस बीकर को आंशिक रूप से जल से भर लिया था। ये बीकर है, इसको जल से भर लिया और इसमें कुछ मात्रा में क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। फिर इसको हमने क्रिया करवाई तो यहाँ से क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा बाहर निकली थी। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई और इस फर्स्ट जो वीडियो डाला था उसमें आप देख सकते हो। लेकिन बात करते हैं हम वियोजन याद कर। वियोजन या इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो अब वियोजन या अपघटन का होता है टूटना और संयोजन का होता है जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एकल अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। तो इसके अंदर हमने इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ताप, प्रकाश और विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये तीन प्रकार की होती है। पहले हम बात करते हैं ताप की या ऊष्मीय वियोजन। सेकंड जो होती है वो होती है प्रकाशीय। और तीसरी जो है वो है विद्युत वियोजन। तो देखो तापीय वियोजन में हम एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एकल अभिकारक में दो उत्पादों में टूट, मगर हमने इसको क्या देनी पड़ी, उष्मा।
इसको हमें हीट या गर्म करना पड़ा। सेकंड बात करते हैं, ये एग्जांपल पूछा है FeSO4 फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 गैस का निर्माण। तो फेरस सल्फेट है, ये फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाती है, तो इसको भी संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। थर्ड इसमें आपके जो एग्जांपल दे रखा है PbNO3 कोष्टक 2, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो ये बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसको भी संतुलित करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पर 4 लगाना है, तो ताप या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब बात करते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 एग्जांपल है, एक तो AgBr, इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको क्रिया करवाते हैं, तो ये Ag प्लस Br2, तो 2 में टूट गया ना, इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। सेकंड एग्जांपल है AgCl, इसको भी हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा Ag प्लस Cl2, तो यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया के अंदर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है। अब विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन क्या होता है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को जल की उपस्थिति में जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयनों में विभक्त हो जाता है। किसमें विभक्त हो जाता है? आयनों में। तो बात करते हैं हम इसका एग्जांपल, NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर Na प्लस और किसमें टूट गया। एग्जाम्पल जो आपको पूछा था प्रयोग दे रखा है वो जल का है, जल लिक्विड में, इसमें आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो यहाँ पर H2 और O2 संतुलित कर देंगे। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो हम विद्युत धारा से लीक कर लेते हैं, उस लीक में एनोड वाला भाग है और एक कैथोड वाला भाग है, तो हाइड्रोजन प्लस का होता है, ये किस जाएगा कैथोड का, और ये ऑप्शन माइनस का होता है, इसलिए किस आ जाएगा एनोड। ये भी एग्जाम्पल पूछा है। तो इसी के साथ हमारी वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया थर्ड हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील परमाणु के स्थान पर अधिक क्रियाशील परमाणु का आना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम कि काना खाए मांग कर आलू, जीना पसे पंजाब, हाँ कॉपर होगा आगे आज। तो ये गोल्ड है और ये पोटेशियम है, तो सबसे अधिक ऐसे पोटेशियम है। उसके बाद ये कौन सा क्रम है, यहाँ से नीचे चल रहे हैं, तो ये अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, क्रियाशीलता का भाग घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील धातुएं वो कम क्रियाशील धातुओं को क्या करती है, वहां से हटा देती है, उसका स्थान ले लेती है। जैसे हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और इसमें हमने क्या डाल दी, आयरन या लोहे की कील, तो ये बना लिया FeSO4 प्लस कॉपर क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो देखो यहाँ से इसने इसको हटा दिया, तो इसने आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। इस कारण की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसमें हमने क्या प्रोवाइड किया, इसमें हमने जिंक, तो देखो ये हाइड्रोजन है इधर, ये जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारी होगी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। जैसे बात करते हैं हम NaCl, इसको क्या करवाते हैं BaSO4। तो यहाँ पर देखो ये सोडियम है वो आके सल्फेट से जुड़ जाएगा और Ba है वो क्लोरीन से जुड़ जाएगा, तो ये डालेगा Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर आने का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, इसको संतुलित कर देंगे। यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, क्लोरीन वहाँ 2 है तो क्लोरीन 2 हो गया, बेरियम 1 है तो बेरियम 1 है, SO4 1 है तो 1 होगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लेते हैं Al2SO4, इसको क्रिया करवाते हैं BaCl2 से। एल्यूमिनियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये बेरियम इधर चला जाएगा, एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा, तो ये बना लेगा AlCl3 और यहाँ पर हो जाएगा BaSO4। संतुलित करेंगे, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 लगा देंगे। यहाँ पर क्लोरीन देखो 2 है, यहाँ पर कितने हो गए 2 और 3 6 हो गए, यहाँ कितना लगा देंगे 3 और यहाँ पर भी कितना लगा देंगे 3, तो ये हो गई द्विस्थापना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विस्थापना अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके उत्पाद में बना एक पदार्थ जल में क्या होता है, एविले या अघुलनशील होता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे हम बात कर लें कि Al कोई ले सकते हैं द्विस्थापना में Al2SO4 कोष्टक 3, इसको हमने BaCl2 से क्रिया करवाई, तो ये बना लिया यहाँ पर AlCl3 और यहाँ बन गया BaSO4। ये BaSO4 ये क्या है, अवक्षेप, यानी बेरियम सल्फेट अवक्षेप है और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ पर देखो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बना लेगा NaCl प्लस BaSO4। तो ये भी क्या है, अवक्षेप, जल में घुलेगा नहीं, उससे बोलते हैं अवक्षेप। उसके बाद बात करते हैं अवक्षेपण के बाद ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन, तो हमने बताया था इसमें फर्स्ट इसका होगा जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का हमें पता है कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऋण विद्युत तत्व में वृद्धि होना। फिर हाइड्रोजन प्लस का होता है, हाइड्रोजन का निकलना, तो हो जाएगा धन विद्युत तत्व में कमी होना। ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। अब बात करें इसकी तुलना के साथ ही अपचयन। अपचयन में देखो यहाँ ऑक्सीजन के जगह क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन प्लस का होता है, तो कहते हैं धन विद्युत तत्व में वृद्धि होना। और ऑक्सीजन का निकलना ऋण विद्युत तत्व में कमी होना। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन अवधारणा के आधार पर भी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, 2 8 और 1, तो ये सोडियम क्या होगा, सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये Na प्लस बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2 8 और 1 था, यहाँ पे 2 8 बच जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसने क्या बना लिया, प्लस का बना लिया। यहाँ पे बात करें क्लोरीन, क्लोरीन में बताया 2 8 और 7, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ये क्या बना लेगी, Cl माइनस, तो 2 8 7 और 1 जुड़ गया, 2 8 और
तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन हो गए। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ इसको क्रिया करवाई तो CuO बना लिया। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें हम बात करते हैं जैसे ये CuO बन गया, इसमें हमने क्या प्रोवाइड की, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड, तो ये वापस क्या बन जाएगा, यहाँ तो बन जाएगा H2O और यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस कॉपर में देखो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन से आगे हो गया आपको। अब आगे हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया लिखते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसके एग्जाम्पल पूछे आते हैं, इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल बोर्ड में 5 या 6 बार पूछे गए। एक तो पूछा गया है लेडानो, जिंक ऑक्साइड, उसको कार्बन के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बना लेगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड है। अब इस जिंक ऑक्साइड में देखो यहाँ से देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का निकलना तो क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इधर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उपचयन। एक तो ये पूछा हुआ है। दूसरा जो आपको पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है CO प्लस H2 और इसको क्रिया करवाते हैं तो बनता है Cu प्लस H2। इधर देखो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ रखना इसको, ऑक्सीजन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो संयोजन अभिक्रिया हम देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो CaO, इसको हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, CaCO, Ca कोष्टक माइनस कोष्टक 2, कैसे हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसमें ऊर्जा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जिसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी उसमें ऊष्माक्षेपी कहेंगे। इसके अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे शोषण एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। शोषण में क्या होता है, C6H12O6, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा, इसका हमारे पास समीकरण हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या लेते हैं, लाइट, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्या लेते हैं, हरित लवण, हरित लवण। इनकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा हमने देखा कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद का मतलब होता है जैसे हमारे पास जो घरों में कचरा वगैरह होता है ना, उस कचरे को हम एक जगह करके उससे खाद बनाते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो इसमें हम वियोजन अभिक्रिया ले सकते हैं, जैसे CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2। तो देखो हमने बाहर से इसको ऊर्जा दी, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है शोषण और प्रकाश संश्लेषण। अब हम बात करते हैं संसारण और विकिरण गंधता। संसारण और विकिरण गंधता,
तो देखो हम बात करते हैं आगे संसार यानी ऑक्सीकरण पर आधारित है संसार। संसार में किसे कहते हैं कि जो धातुएं होती है उन पर एक विशेष रंग की परत, वायुमंडल में उपस्थित नमी, आर्द्रता और अम्ल की उपस्थिति में धातु पर एक विशेष रंग की परत चढ़ जाती है, उसे संसार कहते हैं। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा है लोहे पर जंगल, लोहे पर जंगल जाती है तो लोहे का वजन कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर Fe क्या करता है NH2 जल के साथ क्रिया करता है तो ये बना लेता है Fe2O3 NH2। तो यहाँ पर ये जो फेरस ऑक्साइड बना है ये लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है। फिर हम बात करते हैं दूसरा कि चांदी को हम बोलते हैं सिल्वर Ag, और ये क्या करती है H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करती है और ये काले रंग का पदार्थ बनाता है। जैसे Ag प्लस H2S और ये क्रिया करेगा Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये सिल्वर सल्फाइड काला पदार्थ जो बनता है उसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। तो हम कहते हैं चांदी पर काले रंग की परत जमा हो गई। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो कॉपर का है, कॉपर तांबा, इस पर हरे रंग की परत चढ़ती है तो Cu वायुमंडल में उपस्थित जल, कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ क्रिया करता है और ये बना लेता है CuCO3 प्लस CuCO3 और CuOH2। तो यहाँ पर ये जो बना कॉपर कार्बोनेट ये कैसे रंग का होता है हरे रंग का। तो ये आपका हो गया संसार। इसके बचाव के लिए क्या करते हैं लोहे की दरवाजे खिड़कियां उन पर पेंट करते हैं। इसके अलावा ग्रीस का यूज करते हैं जिससे कि वस्तुएं संसारित नहीं हो। और लास्ट आपका इसके अंदर है वो है हमारा विकिरण गंध तो वसायुक्त खाद्य पदार्थ क्या होते हैं वायुमंडल में खुला रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और इनमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकिरण गंधता कहते हैं। विकिरण गंधता होने का कारण जो है वो क्या है ऑक्सीकरण। वो क्या है ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों। तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है कम क्रियाशील होती है और ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है, इसलिए चिप्स की थैलियों में जो चिप्स होती है वो कई दिनों तक खराब नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे अचार वगैरह है उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था लेसन था फर्स्ट वो कंप्लीट हो चुका है। सारा हमने यहाँ बोर्ड पे करवा दिया, वीडियो भी है आप चाहो देख सकते हो उनको। और इसके अलावा 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब हम जो है इसमें जो ब्लू क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।